दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस समय जो देश में चुनाव नजदीक है लोकसभा के, और ऐसे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं, उसको लेकर तमाम तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में इस समय है। क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह यात्रा क्या निकालना ठीक था, या और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा होगा, और जो उनके अलायंस पार्टनर हैं, क्या उनके अंदर भी बेचैनी है, और बीजेपी के अंदर भी कहीं बेचैनी है, उसको बढ़ गई है लेकर उसकी सफलता से। तो इसी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। मैं राकेश पाठक जी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर राकेश जी पत्रकार जगत के ऐसे सशक्त हस्ताक्षर हैं, जिनका अनेक वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव, और लगातार उनका जो विश्लेषण है, उसको आप सभी विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पे आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो ऐसे स्तंभ हैं प्रमुख रूप से पत्रकार जगत के, आज हमारे बीच हैं। उनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद प्रशांत जी। जी, राकेश पाटिल जी, जैसे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो इस समय लगातार नए जो सफलता के मापदंड भी छू रही है, क्योंकि जिस तरह से लोगों की उपस्थिति उसके अंदर हम देख रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों या पश्चिम बंगाल हो या झारखंड में, जिस तरह से लोगों की उपस्थिति दर्ज हुई यात्रा के अंदर, उससे क्या राजनीतिक विमर्श जो कांग्रेस अपने इस हिसाब से उसमें कुछ बदलाव चाह रही थी, क्या उस तरह से उन्हें सफलता मिलती दिखाई देती है? क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, पहली बात तो ये है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई राजनेता हो, वो कोई भी काम करता है, धारा के अलग हटकर, परंपरागत तौर तरीकों से अलग हटकर, या जो राजनीति के आजमाए हुए नुस्खे हैं, उसके मुताबिक वो कोई काम करता है। वो सारे कदम, उसकी सारी पहलकदमी होती तो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ही है। राजनीतिक उद्देश्य यानी सत्ता का संधान, सत्ता हासिल करने की कोशिश। इसलिए अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं या अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हैं, तो मैं समझता हूं बैक ऑफ द माइंड उनके मन मस्तिष्क में, उनकी पार्टी के दिलो दिमाग में ये विचार तो रहा ही होगा कि कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दिनों में से गुजर रही है। तो क्या किया जाए कि जनता का ध्यान उस पर जाए, किसी तरह वोट बटोरे जाएं और सत्ता का रास्ता सुगम किया जाए। तो राहुल गांधी ने जो यात्रा शुरू की है, इससे पहले की यात्रा भी हमने देखी। मैं खुद भी बतौर पत्रकार उस यात्रा में शामिल हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त देश को जिन चीजों की जरूरत है, जिन मुद्दों पर बात करने की जरूरत है, वे सारे मुद्दे राहुल गांधी इन यात्राओं में उठा रहे हैं। राजनीतिक सफलता का जहां तक प्रश्न है, आप मान सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के खाते में कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, इनकी जीत मानी जा सकती है। कर्नाटक में तो जब ये चुनाव हुआ तब यात्रा चल ही रही थी, बाद में तेलंगाना और हिमाचल में जीत हासिल हुई कांग्रेस को। यद्यपि उसी दौर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हारी भी है कांग्रेस बुरी तरह से। अब उनकी जो यात्रा शुरू हुई है वो मणिपुर से मुंबई तक। निश्चित तौर पर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश में है। राहुल गांधी बतौर ब्रांड अपने आप को स्थापित करने के निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो ये यात्रा उस उद्देश्य से भी अगर है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वे, जैसा कि आपने पूछा, क्या कांग्रेस उस तरह का नैरेटिव बनाने में सफल हो रही है इन यात्राओं के जरिए? क्या वे मुद्दे मुख्य धारा में, समाज की चिंताओं में आ पा रहे हैं जिन्हें राहुल गांधी रेखांकित कर रहे हैं? मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि राहुल गांधी की यात्राओं और राहुल गांधी की जितनी भी राजनीति है, उसकी सफलता में देर लग सकती है, लेकिन वो मुद्दे जनता के बीच जा तो रहे हैं। हो सकता है थोड़ा और समय लगे। जब देश का जनमानस मंदिर और फर्जी राष्ट्रवाद, इन सब जैसे मुद्दों से अघा जाएगा, उसका जब मन भर जाएगा, तब उसे लगेगा कि राहुल गांधी तो उसकी बात कर रहे थे, देश की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की, महंगाई की, देश की सुरक्षा की। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपने इन आंदोलनों के जरिए, इसे भी मैं जन आंदोलन ही मानता हूं यात्रा को, और एक गांधीवादी तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है लोगों तक पहुंचने का। उसमें वे जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना का प्रश्न हो, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, जैसे अभी उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी है बेरोजगारी, तो अंततः मुद्दे तो पहुंच रहे हैं और नैरेटिव भी अब धीरे धीरे वे अपने मुताबिक गढ़ने में सफलता मिलती उन्हें दिख रही है, सफल होते दिखाई दे रहा है। जी प्रशांत जी। जी, जी।
जैसा आपने कहा कि जो नैरेटिव की बात कही आपने कि सेट करती कांग्रेस दिखाई देती है, और जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी की बात है, इस तरह के तमाम मुद्दे जो आम आदमी से सीधे जुड़ते हैं, उसको मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास है राहुल गांधी का, उसमें कहीं न कहीं वे सफल होते हुए दिखाई देते हैं। तो जो राहुल गांधी जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए परेशानी यही है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से आपने राष्ट्रवाद की बात की या धार्मिक जो उनके विषय हैं, उसको लेकर वो आगे बढ़ते हैं हमेशा। तो कांग्रेस की जो राहुल गांधी की यात्रा है, क्या वो नैरेटिव मतलब बदलने में, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो कहीं न कहीं सफल हो रही है, तो बीजेपी की जो बेचैनी दिखाई देती है, क्या इसलिए दिख रही है? और जो विभिन्न राज्यों में जिस राज्य से यात्रा गुजर रही है, वहाँ पर कुछ न कुछ वो ऐसा घटनाक्रम अंजाम देने की कोशिश में, जिससे कि कांग्रेस का जो नैरेटिव है या जो परसेप्शन बनाना चाह रही है, उसमें कहीं रुकावट आए, बाधा आए? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी तो हम लोग उस दिन से देख रहे हैं जिस दिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। आपको याद होगा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बयान दे दिया था कि राहुल गांधी विवेकानंद स्मारक नहीं गए, विवेकानंद जी को प्रणाम करने नहीं गए। 5 मिनट के अंदर वो वीडियो भी आ गए, फुटेज आ गए, फोटोग्राफ्स आ गए कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले अपने पिता के शहादत स्थल को, श्री पेरुम्बदूर को प्रणाम किया और विवेकानंद स्मारक भी वे गए थे। वो पहली घटना थी जो बीजेपी की बेचैनी को दर्ज करने का काम कर रही थी। और उसके बाद पूरी यात्रा में राहुल गांधी के जूतों पर टिप्पणियों, जूतों की कीमत, टी शर्ट की कीमत, वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किन लोगों से मिल रहे हैं, इन सब को लेकर बीजेपी ने जितना बवाल पैदा करने की कोशिश की, राहुल गांधी की यात्रा उतनी ही, उससे कई गुना अधिक सफलतापूर्वक आगे बढ़ती रही और अंततः कश्मीर पहुंची, वहां तिरंगा फहराया, लोगों से मिले। और अब तो वे वहां से चले हैं मणिपुर, जहां जाने का साहस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर पा रहे हैं। आज लगभग 8-10 महीने हो गए मणिपुर को सुलगते हुए, जलते हुए। 2000 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर शब्द नहीं निकलता। तो बीजेपी की बेचैनी स्वाभाविक है और वो उसकी प्रतिक्रियाओं में दिखाई देती है। राहुल गांधी की छवि की हत्या की जिस तरह से कोशिश दशकों से की जा रही थी, सोशल मीडिया के जरिए, उनके आईटी सेल के जरिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, वो आज भी जारी है। लेकिन अब राहुल गांधी उस मुकाम पर पहुंच गए जहां वे राजनीति का मुद्दा, राजनीति का विमर्श, नैरेटिव, परसेप्शन, अब वे और उनकी पार्टी अपने कदमों से बनाने का काम कर रहे हैं। आज से 2-4 साल पहले आप याद कर लीजिए, कोई मुद्दा ऐसा नहीं होता था जिस पर कांग्रेस आगे बढ़े और उसे सफलता मिले, वो चर्चा में आए, केंद्र बिंदु बने बस देश की बातचीत का, और बीजेपी जो चाहती थी वो होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खोदे गए मैदान पे, अखाड़े में नहीं कूद रही है, उसकी पिच पर नहीं जा रही है, उसके ग्राउंड पर नहीं जा रही कांग्रेस पार्टी, बल्कि कांग्रेस अब ऐसे मुद्दे छेड़ती है जिस पर बीजेपी को आना पड़ता है। जैसे मैंने शुरू में कहा, जातिगत जनगणना का मसला है, आरक्षण का मसला है, देश की सुरक्षा का मसला है। हर चीज में अब बीजेपी को विवश होकर कांग्रेस के और राहुल गांधी के एजेंडे पर आना पड़ता है। ये आपने बहुत अच्छी बात रेखांकित की है कि राहुल गांधी जिस जिस राज्य में अपनी इस यात्रा को लेकर पहुंच रहे हैं, वहां बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल या बीजेपी का जो पूरा तंत्र है, वो इस तरह की चीजें करता है जैसे बिहार में अभी हुई और झारखंड में हुई रही। झारखंड में राहुल गांधी पहुंचे, उससे पहले हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा, उधर नीतीश कुमार तो छोड़कर ही चले गए। इसके बावजूद राहुल गांधी और कांग्रेस का मनोबल नहीं टूट रहा, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उनकी यात्रा में लोग आ रहे हैं, अच्छी खासी भीड़ हो रही है। अभी तो यात्रा और दिन चलने वाली है। यद्यपि इसमें एक बड़ा सवाल यह है कि ये सामंजस्य कांग्रेस पार्टी कैसे बिठाएगी कि ऐन चुनाव के वक्त राहुल गांधी यात्रा में है, टिकटों का बंटवारा होना है, अभी सहयोगी दलों के साथ बातचीत होनी है, फिर पार्टी को अपने कैंडिडेट्स तय कर रहे हैं। इस सब के लिए वे कब समय निकाल पाएंगे इस यात्रा में से, ये जिम्मेदारी उनकी है। अगर ये सामंजस्य, ये संतुलन बना के चल सके तो पार्टी को इस यात्रा का लाभ होगा और पार्टी से यात्रा लाभान्वित होगी। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा तो यात्रा में और भीड़ बढ़ेगी। तो बीजेपी अपना काम कर रही है, यात्रा को विफल करने की कोशिश, जहां जहां वो यात्रा पहुंच रही है वहां कुछ ना कुछ बवाल पैदा करने की कोशिश, दल बदल, लोगों को तोड़ना, या
ईडी सीबीआई वगैरह के जरिए विपक्ष के जो संगठन दल हैं जो कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं उनके मनोबल को तोड़ना, वो अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। देखना ये होगा कि यात्राओं में आने वाली ये भीड़ वोटों में बदलती है कि नहीं। और दूसरा सबसे जरूरी मुद्दा, जितने अब सहयोगी दल बचे हैं कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में, वे चुनाव होते होते तक साथ रह भी पाते हैं कि नहीं, खड़े रह पाते हैं कि नहीं। ईडी सीबीआई और एनआईए आईटी और सीडी वगैरह वगैरह के अमृत काल में कितने लोग चुनाव तक कांग्रेस के साथ रहते हैं, कितने लोग इंडिया गठबंधन में बचे रहते हैं, ये देखना होगा। और यही इस बात का प्रमाण होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी या मोदी के लिए कितना कठिन होने वाला है। जी प्रशांत। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो कौन से अलायंस पार्टनर साथ में टिके रहते हैं, इस समय यक्ष प्रश्न की भांति सभी के सामने है, जिसका जवाब हाल फिलहाल में किसी के पास नहीं है। और इसी को प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं कि जैसे ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल में, जिस तरह के उनके बयान सामने आते हैं और अकेले लड़ने की बात वह कहती हैं और पूरी लोकसभा सीटों पर, जबकि 18 वहां पर लोकसभा सीट बीजेपी ने पिछले चुनाव में जीती थी। तो ऐसे में क्या 18 सीट भी वो कहीं आपस में शेयर करने को तैयार नहीं है? तो ये जो मानसिकता है ममता बनर्जी की, जो आपने संकेत किए हैं कि कौन से अलायंस पार्टनर टिक पाते हैं, क्या उसकी तरफ कहीं ना कहीं भूमिका है? देखिए, हमने नीतीश कुमार को पाला बदलते देखा, जो कि कह रहे थे कि मैं मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, और पता नहीं कैसे कैसे बयान दिए थे उन्होंने, वे चले गए। लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं, मैं बाद में आऊंगा ममता बनर्जी पर, लेकिन कुछ राजनेता, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जैसे लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी है, वो तो कभी नहीं गई बीजेपी के साथ। अखिलेश यादव नहीं जाएंगे, अब तक की बातचीत से ऐसा लग रहा है। वे जिस तरह का सकारात्मक रुख अपनाए हुए हैं, सीटों का बंटवारा होना है उसके लिए वे खुद अपनी तरफ से पहले 10-11 सीटें, फिर 13 सीटें ऑफर कर रहे हैं। जयंत चौधरी हैं, उद्धव ठाकरे हैं, एमके स्टालिन हैं। ये कुछ नाम ऐसे हैं जिनसे उम्मीद की जा सकती है आखिरी तक कांग्रेस का साथ देने के लिए अड़े रहेंगे और टिके रहेंगे। जहां तक सवाल ममता बनर्जी का है, देखिए ममता बनर्जी तो एनडीए की पहली सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थी। उनके लिए बीजेपी से ज्यादा बड़ा शत्रु उन्हें कांग्रेस और वामपंथी दल दिखाई देते हैं। बंगाल में हम सब जानते हैं कि अगर बंगाल में वाम दल और कांग्रेस अगर एक बार रिवाइव कर गए, पुनर्जीवन उन्होंने किसी तरह हासिल कर लिया, तो विधानसभा चुनाव के लिए, अगले चुनावों के लिए ममता दीदी की राह कठिन हो जाएगी। इसलिए वे प्राथमिकता पर कांग्रेस को प्रथम शत्रु नहीं मानती हैं, बीजेपी को नहीं मानती। यही वजह है कि वे इस वक्त चुनाव के मौके पर कांग्रेस को ये चुनौती दे रहे हैं कि बनारस की सीट जीत कर दिखाओ। इसका क्या अर्थ है भाई? बनारस जीतना क्या सचमुच नरेंद्र मोदी को हरा देना होगा? पहली बात तो 2 बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस में हराना बहुत कठिन काम है। हार तो कोई भी सकता है। इस देश में इंदिरा गांधी चुनाव हारी अपने गृह क्षेत्र में, अटल बिहारी वाजपेयी अपने गृह क्षेत्र में ग्वालियर में चुनाव हारे, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने राजवंश के क्षेत्र में गुना शिवपुरी में चुनाव हार गए। कोई कहीं से भी हार सकता है। लेकिन ममता बनर्जी का इस मौके पर यह कहना ये बताता है कि उनके मन में कुछ और है। उनके मन में शायद कांग्रेस का साथ न देना ही है। वे अंत में एन चुनाव के पहले बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई दें या बीजेपी के साथ किसी फ्रेंडली फाइट में दिख सकती हैं, मित्रवत संघर्ष में। इसलिए उनके ये सारे बयान चिंताजनक हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है वो कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इन सबके सामने ये चुनौती है कि वे कब तक इन लोगों का इंतजार करेंगे, कब तक इस बात के लिए वे प्रतीक्षारत रहेंगे कि यार ये छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, ये नरेंद्र मोदी के साथ तो जाकर नहीं मिल जाएंगे। और नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया है उसके बाद कांग्रेस तो छाछ भी फूंक फूंक कर पी रही होगी, स्वाभाविक है। लेकिन यह असमंजस, घटक दलों का यह तौर तरीका अंततः बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा, हो सकता है। इसलिए कांग्रेस को, उसके आला कमान को, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी या जो भी लोग इस काम को देख रहे हो, उनकी जिम्मेदारी है कि वे जितनी जल्दी हो सके सीटों के बंटवारे पर बात कर लें। गठबंधन में कौन किस सीट पर लड़ेगा, कहां मित्रवत फाइट होगी, वो भी तय कर लें।
और उसके बाद सब मिलकर काम करें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की निकल रही है, उत्तर प्रदेश में 16 तारीख को पहुंचने वाली। ठीक कहा अखिलेश यादव ने कि बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, हमको तो न्योता भी नहीं मिला। आप जिस वक्त नरेंद्र मोदी से, अमित शाह जैसे लोगों से लड़ रहे हैं, आप देश के इतिहास की सबसे कठिन राजनीतिक चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो आपको अपने सहयोगियों के साथ बर्ताव को बदलना पड़ेगा। आप हमेशा बिग बॉस और बड़े भाई बिग ब्रदर की भूमिका में नहीं रह सकते। भले आपको 10 करोड़ वोट मिले थे 2019 में, भले आपके 54 सांसद हैं, लेकिन इस वक्त तो लड़ाई उससे भी कठिन है। तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि इन सब लोगों को साथ लेकर आए, इनके साथ संवाद बनाकर रखे, थोड़ा छोड़े थोड़ा हासिल करे। ये सब करना पड़ेगा, तभी 2024 में आप नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे। जी प्रशांत। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सामंजस्य बहुत जरूरी है आपस में, उसमें सार्थक रूप से उसे आगे बढ़ाया जाए। और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी दिखाई देता है, जिस तरह से अलायंस पार्टनर के जो वक्तव्य सामने आते हैं वह भ्रम की स्थिति और पैदा करते हैं जो इंडिया अलायंस के समर्थक वर्ग है उसके सामने। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार का जो पाला बदल हुआ, क्या कांग्रेस इस बात को समझ रही थी? कांग्रेस को कुछ आइडिया था, ऐसा संकेत थे जो इस तरह से वे चीजों को आगे डिले करने में इस समय दिखाई देती है कि जब सीट शेयरिंग का फार्मूले हो या नेता संयोजक जो बात थी घोषित करने की, कांग्रेस ने कहीं भी उसको मतलब मुकाम पे बढ़ाने में अपनी तरफ से ऐसी कोई रुचि नहीं दिखाई। क्या उन्हें कुछ संकेत थे या उन्हें आज भी कुछ ऐसे अलग कुछ घटक दलों के कुछ ऐसे संकेत उनके पास हैं जिससे वे इसको वेट एंड वॉच वाली स्थिति में डालने का प्रयास कर रही है? हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है जब नीतीश कुमार चले गए उसके बाद कुछ कांग्रेस नेताओं के बयान आए, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों ने भी इस बात को रेखांकित किया कि शायद कांग्रेस, खड़गे, राहुल गांधी, ये सब लोग इस बात को लेकर सतर्क थे। वे शायद ये जानते थे कि नीतीश कुमार अंत तक साथ नहीं रह पाएंगे, या तो उन्हें प्रधानमंत्री का प्रत्याशी घोषित किया जाए, प्रधानमंत्री पद का, इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाता, अध्यक्ष बनाया जाता, या तो ये किया जाए, या हो सकता है वे संयोजक बन के, अध्यक्ष बन के भी छोड़ जाते साथ। इसलिए कांग्रेस पार्टी, उसके बाकी सहयोगी दल नीतीश कुमार को संयोजक या अध्यक्ष बनाने के लिए तत्पर नहीं थे। बाद में बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने ये विश्लेषण किया, ये बताया है, जो उन्हें सूत्रों से जानकारी मिली है, कि राहुल गांधी और कांग्रेस को ये मालूम था नीतीश कुमार दल बदल करने वाले हैं, पाला बदल करने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं। दल बदल क्या, अभी तो अपने दल के साथ ही चले गए हैं, लेकिन उन्हें ऐसा एहसास था। कांग्रेस पार्टी के पास हो सकता है ऐसा कोई मैकेनिज्म हो, कोई ऐसी मशीनरी हो, कोई ऐसा जासूसी तंत्र है उनका, जैसा जिससे उन्हें ये पता लग जाता है कि कौन दगा देने वाला है, कौन गद्दारी करने वाला है। इसलिए वे आखिरी समय तक रोकने की कोशिश नहीं करते। आखिरी समय में आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी से छोड़कर जितने लोग हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, मिलिंद देवड़ा, क्या आपने कभी देखा कि इन्हें मनाने की, रोकने की किसी ने कोशिश की है? राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी ने? क्योंकि उन्हें बहुत दिन पहले से मालूम था ये साथ छोड़ने वाली है। इसको इस तरह भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने झारखंड में कहा है शायद कि मिलिंद देवड़ा जैसे लोग, और एक और नाम उन्होंने किसी का लिया है, ये जब जितनी जल्दी हो सके कांग्रेस छोड़कर चले जाएं। ये बड़ा बयान है। इसका मतलब यह है कि उन्हें अभी भी ये पता है कि कुछ लोग और छोड़कर जाने वाले हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि नीतीश कुमार को संयोजक या अध्यक्ष न बनाकर कांग्रेस ने कोई भूल नहीं की। जो डिले हो रहा था वो इसी वजह से शायद हो रहा होगा कि उन्हें पता होगा कि हम जिसकी कमान में, जिसकी अगुवाई में इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, जिसकी पहल पर यह सब हो रहा है, वही साथ नहीं देगा, वही पलटी मार बन जाएगा, पलटी कुमार बन जाएगा। शायद इसलिए वे किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हो। सीटों के बंटवारे की बात हो सकता है इसलिए ना कर रहे हो। तो इसे मैं कांग्रेस की और कांग्रेस के नेताओं की परिपक्वता मानता हूं कि उन्हें एहसास था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए वे शायद डिले कर रहे थे। लंबित रखना भी एक रणनीति होती है। पीवी नरसिंह राव हमेशा कहा करते थे, फैसला न लेना भी एक प्रकार का फैसला है। आप जानते हैं पीवी नरसिंह राव पर यह आरोप लगता रहा था कि वे कोई फैसला नहीं करते, लिंगर ऑन करके रखते हैं, चीजों को लटकाए रखते हैं। तब उन्होंने कहा था कि किसी निर्णय पर न पहुंचना भी, अनिर्णय भी एक प्रकार का निर्णय है, कि मैं जानबूझकर डिले कर रहा हूं, मुझे पता है इसको डिले करने से ये हासिल होगा और ये हासिल नहीं होगा। तो कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार के मामले में
जो विलंबित राग आलाप रही थी, विलंबित लय में जो गायन कर रही थी, उसकी वजह शायद ये रही होगी कि उसे पता होगा कि नीतीश अभी छोड़कर जाए वो ज्यादा बेहतर है। इंडिया के अध्यक्ष या संयोजक बनने के बाद अगर छोड़कर जाएंगे तो ज्यादा बदनामी होगी, ज्यादा बड़ा झटका कहलाएगा। जी प्रशांत। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहीं न कहीं ये एहसास शायद हो सकता है कांग्रेस के रणनीतिकार को रहा हो, या उनका कोई ऐसा तंत्र उनके पास है, जिससे कि वो कुछ आइडिया उनके पास मिल जाता है कि इस तरह के कुछ घटनाक्रम भविष्य में सामने आ सकते हैं। अच्छा, इसी को लेकर मध्य प्रदेश में कुछ चर्चाएँ हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश को आप सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, बहुत नज़दीक से वहाँ के राजनीति को जानते भी हैं। जी। तो मध्य प्रदेश में कुछ बड़े नाम को लेकर तमाम तरह की चर्चाएँ पिछले कुछ दिन से लगातार उठती रही हैं। तो इसमें किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्या सच्चाई है उसमें, या केवल एक चर्चाओं की वजह, मतलब गर्म चर्चा रखनी ही राजनीतिक तौर पर, या उसी के दृष्टिकोण से है सब चर्चाएँ? देखिए, बिल्कुल सीधे नाम लेकर बात करने की जरूरत है। कमलनाथ को लेकर चर्चाएं चल रही हैं 2 दिन से। प्रशांत, उसके पीछे बहुत मामूली सी वजह है। उनसे पूछा गया था किसी के दल बदल को लेकर, शायद आचार्य प्रमोद कृष्णन के लेकर, जी, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कह दिया हर कोई स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है। ये बहुत साधारण सा उत्तर था। इसमें ये उन्होंने कहा लिखा था कि मैं भी स्वतंत्र हूं, मैं भी किसी पार्टी में चला जाऊंगा। मुझे कभी नहीं लगता कि कमलनाथ जैसा वरिष्ठ नेता इस पायदान पर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया। वे 9 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, लोकसभा में सबसे वरिष्ठ होने के नाते उन्होंने शपथ तक दिलाई लोगों को, वरिष्ठतम सांसद के नाते। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, चुनाव अभियान समिति का उनको संयोजक बनाया गया था। अभी भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में वे कमान संभाले हुए थे पार्टी की। चुनाव हार गई पार्टी, ये अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता कि कमलनाथ दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं या किसी और पर दल में चले जाएं। जहां तक नकुल नाथ का, उनके सुपुत्र का प्रश्न है, वे युवा हैं, माफ कीजिए, उनके पास बहुत समय है राजनीति के लिए। कमलनाथ जी की तो उम्र हो गई है, नकुल नाथ के पास तो बहुत उम्र है। वे दल बदल करके क्या हासिल करेंगे? वे जिस पार्टी में है उसमें उनके पिता को सब कुछ दिया है पार्टी ने, खुद उन्हें पार्टी ने क्या नहीं दिया? भाई, आप 2 बार सांसद रह लिए ना, आप पिता के उत्तराधिकार से ही तो सांसद बने। कौन सा सीधी राजनीति करके, क्षेत्रीय संघर्ष करके, जमीनी संघर्ष करके आप टिकट पाए थे कांग्रेस का? तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें अखबार वालों की कयासबाजी है। राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती हैं, चलती रहना चाहिए। ये गपशप गॉसिप कॉलमों की चीजें हैं। मुझे कभी नहीं लगता कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़ सकते हैं। यद्यपि भारत की राजनीति में कुछ भी संभव है। जितने तरह के लोग, जितने वरिष्ठ लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं, बीजेपी के लोगों ने भी छोड़ी है पार्टी। शंकर सिंह वाघेला, उमा भारती, कल्याण सिंह, कौन नहीं है जिसने पार्टी छोड़ी हो बड़े से बड़े नेताओं। बहुत से लोग लौट कर आ गए, बहुत से लोग अपना अस्तित्व आज भी बचाए रखने की कोशिशों में लगे हुए हैं बीजेपी से बाहर निकलने के बाद। तो मैं इस अफवाह पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता कि कमलनाथ पार्टी छोड़ सकते हैं या बीजेपी में जा सकते हैं। जी प्रशांत। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कमलनाथ जैसे कद्दावर नेता जो पार्टी को संचालन करने में जिनकी बड़ी खुद भूमिका है, तो ऐसे में उनको लेकर इस तरह की जो चर्चाएँ हैं, केवल एक गॉसिप वाली जो आपने कही, बिल्कुल ठीक बात है। और इसी चर्चा को आगे बढ़ते हैं कि जो इंडिया गठबंधन संयोजक पद पे है या अध्यक्ष का पद है, तो ये चुनाव से पहले घोषित करना ज्यादा उचित है, या चुनाव के बाद से कहा जाए कि पहले सीट आ जाए उतनी, उसके बाद हम घोषित करेंगे? तो कौन सा विकल्प ज्यादा बेहतर है इंडिया गठबंधन के दृष्टिकोण से? देखिए, कांग्रेस या जितने भी सहयोगी दल हैं, उनके सामने एक बड़ी चिंता की बात यह है कि संयोजक या अध्यक्ष जो भी कहना चाहे उसे उन्हें बनाना है। एक औपचारिकता होती है, लेकिन इस मामले में चूंकि चुनाव सामने है, जो भी व्यक्ति संयोजक या अध्यक्ष बनेगा वो स्वाभाविक तौर पर, नैसर्गिक तौर पर प्रधानमंत्री पद का दावेदार कहलाएगा। पिछली बैठकों में हम देख चुके हैं। आज ममता बनर्जी कैसा भी राग आलाप रही हो, उन्होंने पिछली बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करने की बात कही थी। केजरीवाल ने उसको सेकंड किया था, उसका समर्थन किया था। आज की तारीख में अगर नाम को लेकर बात की जाए, श्रीमती सोनिया गांधी अस्वस्थ हैं। वे लगातार यूपीए की चेयरपर्सन रही हैं वर्षों तक। उनके नेतृत्व में ही यूपीए ने सरकार बनाई 2 बार, लेकिन वे शायद अनिच्छुक होंगी इस मामले में। तो मेरी नजर में इन सब नेताओं में वरिष्ठता क्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे ही वरिष्ठ हैं, निर्विवाद नेता हैं, 10-11 बार से विधायक सांसद चुने जा रहे हैं। उनकी वरिष्ठता का उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव
ये सब मान सम्मान करेंगे। मुझे नहीं लगता इनमें से किसी को कोई ऐतराज होगा मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर। अब कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को अब देरी नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, लोकसभा चुनाव में महीने नहीं घंटे बाकी हैं। इसलिए कांग्रेस को और सभी सहयोगी दलों को फौरन से पेशतर मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे व्यक्ति का नाम आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए भी कि वे एक दलित हैं, ईमानदार छवि के नेता हैं, वरिष्ठतम राजनेता हैं, और उनके नाम पर एक तो दलित होना उनके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, सीनियरिटी उनके साथ है। बाकी के जो नेता हैं वो उस तरह की राष्ट्रव्यापी छवि भी नहीं रखते। कांग्रेस भी इस आरोप से मुक्ति पालेगी कि वो गांधी परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाती है, सोनिया गांधी या राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर इस नैरेटिव को कांग्रेस बनाने में सफल हो जाती है कि अगर बहुमत आया इंडिया गठबंधन का तो मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री होंगे, या जिसे सब लोग देख चुनेंगे सारे विधायक सांसद मिलकर वो बनेगा, तो वो जो आरोप लगता है परिवारवाद का उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अब ये राजनीतिक दल हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनके भीतर का दायित्व तो वे किसे संयोजक बनाए, ये उनका काम है। लेकिन हम लोग इस बात की मीमांसा कर सकते हैं कि किसे बनाया जाना ज्यादा बेहतर साबित होगा। उस रूप में मैं मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पहले नंबर पर सोचता हूँ। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मल्लिकार्जुन खड़गे जितनी जो वरिष्ठता है उसके मुकाबले इस समय कोई दूसरा कोई नेता इंडिया गठबंधन में दिखाई नहीं देता है। और नीतीश जी कुमार के जाने से वह भी सब मतलब एकमात्र नेता के तौर पर अभी सामने मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं। वो कार्यक्रम के अंत में आते हैं और केवल अंतिम प्रश्न ये है कि जो मायावती को लेकर भी लगातार चर्चाएं रहती हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं, लेकिन उन्होंने जैसा कि स्पष्ट रूप से अपने जन्मदिन के अवसर पर वक्तव्य दिया था कि वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद चर्चा लगातार मायावती जी को लेकर होती रहती है। इसके क्या मायने? मुझे नहीं लगता मायावती अब इस वक्त ईडी सीबीआई के दौर में बीजेपी विरोधी किसी खेमे में किसी पाले में जा सकती हैं। यद्यपि उनका बीजेपी के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, लालजी टंडन वगैरह उन्हें तो राखी बंधवाते थे उनसे। इस वक्त जिस वक्त बीजेपी के पास सत्ता है केंद्र की, नरेंद्र मोदी अमित शाह जैसे नेता हैं जो सरकारी एजेंसियों का प्रयोग या दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते, उसमें जरा भी हिचकते नहीं है। हम जानते हैं मायावती के ऊपर भी कई तरह के आरोप है, आर्थिक अनियमितताओं के आरोप है। वो जो सीबीआई और ईडी का डर है, आईटी का डर है, वो मायावती को इंडिया गठबंधन में रहने नहीं देगा। वे जिस तरह की बात कर रही हैं कि इसका कोई भविष्य नहीं है, सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा वगैरह वगैरह, कांग्रेस या उसके घटक दलों को भी ये सोचना होगा कि बहुजन समाज पार्टी सचमुच उत्तर प्रदेश में वैसी स्थिति में बची है कि जैसी में आज से 5 या 10 साल पहले थी। कितने वोट हैं जो वो अपने खाते से ट्रांसफर करा पाएगी कांग्रेस या दूसरे दलों को, बीएसपी? कितने ऐसे मतदाता होंगे जो मायावती के कहने से जो उनका गठबंधन का प्रत्याशी होगा कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का, उसे वोट दे देंगे? तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा नफे या नुकसान दोनों की ही कोई बात है मायावती का गठबंधन में रहना। अगर वे चली भी जाएंगी तो गठबंधन को बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दलित वोटर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर पास में भी तो आ सकता है, वो भी तो इस पाले में आ सकता है। शायद कांग्रेस ऐसा सोच रही हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि मायावती से बहुत ज्यादा उम्मीद इंडिया गठबंधन को खासतौर से नहीं करना चाहिए। जी प्रशांत। जी, जी, जी। आपने बहुत ही जो वर्तमान का जो राजनीतिक परिदृश्य है, के जो जैसा विश्लेषण आपने किया, मुझे विश्वास है अब चर्चा ज़रूर पसंद आएगी और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की भी उन्हें अच्छी तरह क्लैरिटी सामने आएगी कि किस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम देश में हो रहा है। मैं इन शब्दों में आज की चर्चा को विराम भी देता हूँ और आपको बहुत-बहुत आभार, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत हमारे धन्यवाद दर्शकों के लिए अपना समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रशांत। और मैं आपसे बस आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिनंदन।